5वां लेक्चर लेके आया है। इसके पहले हमारे 4 लेक्चर पढ़ के हो चुके और आपने मेरे चैनल पे देख लिया होगा। ठीक है, आज हम 5वां लेक्चर पढ़ेंगे इसका, जो हमारा सिलेबस से आगे से रिलेटेड है। अभी तक के अगर हम देखा जाए तो लगभग हमने बस सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चीज पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हम रोटेशनल डायनामिक्स में जो देख रहे हैं वो सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के दिया है रोटेशनल डायनामिक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें रोटेशनल मोशन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो अभी जो सर्कुलर मोशन कुछ दिनों से हम पढ़ रहे थे, उसकी पूरी आन बान शान, उसकी अगर जान भी कहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आगे भी हमको बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो अभी तक के जो हमने पढ़ा वो सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स थे। अब सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स मतलब हमको पता है कि ये जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है एक मैकेनिक्स का पार्ट है, और मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका एक्सेलरेशन कितना है और उसको टाइम कितना लग रहा है। बस ये जो उसके वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर वो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। लेकिन जो हमारा डायनामिक्स होता है हमको वो क्या बताता है कि ये जो मोशन हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इससे पहले जो हम लास्ट लेक्चर तक के देख चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका हमने फॉर्मूला भी देखा था लेक्चर में, v²/r, r ओमेगा स्क्वायर, v ओमेगा, ये जो फॉर्मूले थे हम देख चुके हैं। तो ये जो भी चीज हमने पढ़ा ये सब क्या थे, सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स थे। मतलब सर्कुलर मोशन को हम बस ऑब्जर्व करते थे और वहां पे कुछ आने वाले वेरिएबल्स के ऊपर स्टडी करते थे। लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है कि इस सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स। अब सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स मतलब कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उस सर्कुलर मोशन होने के पीछे रीजन क्या है, मतलब क्या ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराना है। तो आज वो हमको देखना है। और फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज कौन सी होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में। और सेंट्रीपेटल फोर्स का एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जो आज का टॉपिक बताऊं तो मैं ऐसे ऊपर लिख सकता हूं, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के हमको डायनामिक्स देखना है। काइनेमेटिक्स हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच के रिश्ते भी हमने देख लिए क्या आता है। बिल्कुल उसी तरीके से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी ऊपर स्टडी कर चुके हैं। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का हमने एक्सप्रेशन भी निकाला और उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं। तो ये सब थे उसके काइनेमेटिक्स। आज हमको सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स पढ़ना है। सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स पढ़ना है मतलब ये भाई, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज क्या होती है, आज हमको वही पढ़ना है। तो सर वो तो हमको पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया कि जो सर्कुलर मोशन होता है, और अगर वो सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल चीज कौन सी होती है, फोर्स। किसी भी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज फोर्स होती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए कौन सा फोर्स होता है, उसके लिए होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। उसके लिए कौन सा होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आज हमको इसी सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है, कैसे आता है, कहां से आता है और इसके वजह से सर्कुलर मोशन होता है। और उसी के साथ साथ इस सेंट्रीपेटल फोर्स का एक रिश्तेदार होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आज हमको उसी के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। बहुत बच्चों को मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अलग है और सेंट्रीपेटल फोर्स का अलग है। तो आपने अगर ये लेक्चर देख लिया तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सर्कुलर मोशन के लिए हमको पता है रिस्पॉन्सिबल चीज क्या होती है, कोई तो भी फोर्स, ठीक है। अभी हम यही मान के चलते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज क्या होती है, फोर्स। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है। सर्कल का ये होता है सेंटर और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। हमको पता है कि जब अगर ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, ये अभी कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और जब अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऐसे डायरेक्शन में अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब एक बात आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि इसकी कुछ तो बीच लीनियर वेलोसिटी होगी। और लीनियर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की हम बात करें तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। और जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसका लीनियर वेलोसिटी कुछ तो भी उसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होती है। और सर्कुलर मोशन में उस ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो कैसे होती है, अलोंग द टेंजेंट। उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अलोंग द टेंजेंट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो ये भी डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो ये भी उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। और अगर यहाँ पे भी अगर उसकी ऑब्जेक्ट आ गया तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, अलोंग द टेंजेंट। मतलब यहाँ पे भी आ जाएगी वेलोसिटी, यहाँ पे भी आएगी वेलोसिटी, यहाँ पे भी आएगी वेलोसिटी और यहाँ पे भी आएगी वेलोसिटी। इसका मतलब हमको पता है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है। उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अगर अभी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंजेस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब बात आती है कि सर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, ये पता है, लेकिन अब इसमें अगर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और साथ में उसका डायरेक्शन भी होता है। तो क्या इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। हमको ये तो पता है मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अलग अलग कंडीशन। अगर ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, सिर्फ सिंपली सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम बता नहीं सकते। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम तो बताएंगे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ही रहा है। लेकिन अगर सिंपली यूनिफॉर्म सर्कुलर सिंपली अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमको पता नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात तो 100% कंफर्म है कि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कि दुनिया का किसी भी प्रकार का वो सर्कुलर मोशन करे, और अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो 100% उसके लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमको क्या मिलेगी, चेंज मिलेगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होंगी, चेंज, डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस। अभी हमको एक बात पता चला कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैग्नीट्यूड को अभी हम कंसीडर नहीं करते, कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात हमको 100% कंफर्म है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी हमेशा वो पॉइंट टू पॉइंट क्या होगी, चेंजेस होगी। और कैसी होगी, अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पे भी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पे भी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पे भी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट और यहाँ पे भी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी आ जाता है तो इस तरीके से भी वो क्या आ रही, टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट। तो अभी हमको पता चल गया कि अगर चेंज इन वेलोसिटी आ रही है तो उसमें चेंजेस किसका होगा, डायरेक्शन का चेंजेस होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन का तो चेंजेस हो गया। अभी हमको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन कर रहा है,
अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ तो भी एक्सेलरेशन होगा। लेकिन एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी का चेंजेस होता है। और यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं? वेलोसिटी का तो चेंजेस हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में सिर्फ क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन करते समय उसके अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है तो वो डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हम किसको बोलते हैं और इसके कुछ फॉर्मूले भी थे। मैंने बताया था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को a सफिक्स cp से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है v²/r या फिर r ओमेगा² या फिर v ओमेगा। ये अलग अलग प्रकार के हमने फॉर्मूला निकाले थे। a सफिक्स cp यानी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, v यानी उसकी वेलोसिटी जो चेंजेस हो रही है लेकिन उसमें चेंज क्या हो रहा है? बस डायरेक्शन का। आर यानी क्या था? उसकी रेडियस। और ओमेगा यानी क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमने देखा था। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा? उसके वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। उसके वेलोसिटी में चेंजेस आ तो रहा है लेकिन काय में चेंजेस आ रहा है? डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि हर बार वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, जब भी अगर ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में हर बार चेंजेस देखने को मिलेगा। और जब अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो उसके डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हमको जो मिलने वाला एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला आता है v²/r, r ओमेगा² और v ओमेगा। ये पिछले क्लास में आप निकाल चुके हो 11th क्लास में। ठीक है, तो अभी अगर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ तो रहा है लेकिन मैं ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ कहां से रहा है? मतलब जब तक के ऑब्जेक्ट अगर मोशन नहीं करेगा तब तक के वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब तक के वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसका एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और एक्सेलरेशन आ कहां से रहा है? ऑब्जेक्ट को मोशन कब कर रहा है? कि जब उसके ऊपर कुछ तो भी फोर्स लग रहा है, मतलब उसके पास एक ऐसा कुछ तो भी फोर्स है जिस फोर्स का यूज करके वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और जब वो मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो वो किसके वजह से आ रहा है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? एक फोर्स होता है जिस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है वो? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो जब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास ये सेंट्रीपेटल फोर्स होता है तो इस सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। इस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से वो मोशन करने लगता है और अगर वो सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी में क्या चेंजेस देखते हैं हम? डायरेक्शन का। और जैसे अगर उसके डायरेक्शन में चेंज आता है तो उसके डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से हमको कौन सा एक्सेलरेशन मिलता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है ये भी इसकी डायरेक्शन भी अगर हम बात करें इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इस एक्सेलरेशन की ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके सर्कुलर मोशन करते समय अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट या फिर टुवर्ड द सेंटर अलोंग द टेंजेंट, उस तरीके अगर सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन रहती है तो उस प्रकार के एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हम किसको बोलते हैं? जिसकी डायरेक्शन किधर हो? सेंटर की तरफ अलोंग द टेंजेंट। अगर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है टुवर्ड द अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। किसके तरह? अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, ये इस तरीके से हमको मिलेगा। तो इस एक्सेलरेशन की कौन सा एक्सेलरेशन? जो ऑब्जेक्ट अगर परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन करते समय उस ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन की अगर डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर अगर होती है तो उस प्रकार के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आया, इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किसका था? इस ऑब्जेक्ट का जो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास फोर्स कौन सा था? सेंट्रीपेटल
फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर पाता है, और इसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। मतलब एक बात बता सकता हूँ, मैंने अगर सेंट्रीपेटल फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट को क्या मिला, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्यों मिला, क्योंकि वेलोसिटी के में चेंजेस आया, लेकिन वेलोसिटी में क्या में चेंजेस आया, सिर्फ डायरेक्शन में। और अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है तो उस चेंजेस की वजह से आने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो कहलाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। अगर उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर सेंटर के सर्कल के अगर सेंटर की तरफ जा रही है और अलोंग द रेडियस, तो उसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो अब इतना तो हमको पता चल गया, ये बस उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ किसका, सेंट्रीपेटल फोर्स का। अगर इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स की ओर मैं बात करूं तो इतना मैं बता सकता हूं, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स की अगर हम फॉर्मूले की बात करें, हमको पता है ये सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से क्या आ रहा है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। फोर्स का हमारा जनरल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। जब ये मैं कुछ तो भी फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट को कुछ तो भी एक्सेलरेशन मिल रहा है। मैंने फोर्स कौन सा लगाया था, सेंट्रीपेटल, तो इस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कौन सा आया था, सेंट्रीपेटल। इसको मैं नाम देता हूं, ये सफिक्स सीपी और इसको सीपी। तो सेंट्रीपेटल जब मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट को कौन सा फोर्स मिला, ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कौन था, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। F सफिक्स Cp is equals to m। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर बाय r। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का हमारा फॉर्मूला बन जाता है mv स्क्वायर बाय r। और अगर इसी में हमने बात की है तो अगर v स्क्वायर बाय r की जगह और मैं क्या लगा सकता हूँ, m एज इट इज, ये आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला, जिसको जो होगा हमारा mr ओमेगा स्क्वायर। तो अभी हमने बस इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है। जब सेंट्रीपेटल फोर्स हमने लगाया तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करने लगा, और वो जब उसने सर्कुलर मोशन करा तो उसकी कुछ तो बीच वेलोसिटी में चेंजेस आया, और जब अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो सिर्फ काय में चेंजेस आया, उसके डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये 100% कंफर्म है कि जब जब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके अंदर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। अगर उसके वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है तो 100% हर बार उसके हमको डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन कौन से फोर्स की वजह से कर रहा है, वो कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से, जिसका हमको फॉर्मूला मिला mv स्क्वायर बाय r। क्या फॉर्मूला मिला हमको, mv स्क्वायर बाय r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। m यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, v यानी उसकी वेलोसिटी जो हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है अलोंग द टेंजेंट, और r यानी रेडियस। यहाँ पे बात करें तो उसी मास का ऑब्जेक्ट m, r यानी उस सर्कल की रेडियस, और ओमेगा यानी होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके, इसके पहले वाले एक दो लेक्चर में, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके ऊपर हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या था, इसका बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद थोड़ा सा एक ये सेंट्रीपेटल फोर्स एक्चुअली होता क्या है वो देखते हैं। अभी हमको पता चल गया कि अगर सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल अगर फोर्स है तो उसका फॉर्मूला क्या मिला हमको, mv स्क्वायर बाय r। जब अगर सेंट्रीपेटल फोर्स अगर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो कौन सा मोशन करेगा भाई, सर्कुलर मोशन। इतना तो कंफर्म हो गया कि जब जब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास सेंट्रीपेटल फोर्स है तो कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। ये कंफर्म हो गया। लेकिन अगर एक बात बताऊं मैं थोड़ी सी, कि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ना, क्या नाम लिया अभी मैंने, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ना, ये कोई फोर्स ही नहीं होता। अब बोलेंगे सर ये क्या बात होगी, जब से हमने ये लेसन स्टार्ट किया है तब से हमको पता चल रहा है कि अगर कोई भी तो अभी हम जो सर्कुलर मोशन में डायनामिक्स जो पढ़ रहे हैं, हमको क्या पता है कि काइनेमेटिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन में, डायनामिक्स में क्या पढ़ रहे हैं कि सर्कुलर मोशन होता किस वजह से। तो आज हम जो भी खेल देखने वाले वो सिर्फ
फोर्स के रिलेटेड, फोर्स के रिलेटेड मतलब बस सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि इसी की वजह से हमको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है। तो अभी हमने बस एक सेंट्रीपेटल फोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, तो वो क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर जिसको ही हम एम आर ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। हमको पता है कि गांव या दुनिया में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन किसके वजह से हो रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो किसकी वजह से होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। अब सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है, लेकिन अगर एक बात बता दूं मैं कि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो हम फर्स्ट लेक्चर से नाम लेते आ रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, अगर उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता। लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा सी शायद अगर किसी को पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको पता नहीं होगा उसके लिए थोड़ा सी चौंकाने वाली बात है कि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ना, क्या नाम दिया अभी मैंने, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है ना वो किसी प्रकार का फोर्स ही नहीं होता। अब सर बोलोगे ये क्या बात हो गई, हम तो कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, जितने भी अभी हमने लेक्चर अटेंड किए वहां पर हर बार एक बार वर्ड आया है कि जब जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, जब जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। जब तक के ऑब्जेक्ट के पास सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा तब तक के वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो अभी तो आप बोल रहे हो कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो किसी प्रकार का फोर्स होता ही नहीं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सही है कि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो होता ही नहीं। तो फिर सर जब अगर सेंट्रीपेटल फोर्स होता ही नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कैसे कर पाता है। और फिर इसके पहले वाले लेक्चर में आपने ऐसा क्यों बोले कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, तो अभी हमको पता चलेगा। लेकिन अभी पढ़ने से पहले कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो होता ही नहीं, सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है वो होता ही नहीं। तो फिर सर ये क्या है, जब अगर ये फोर्स होता ही नहीं तो फिर इसका नाम क्यों आया गया, बस ऐसे ही नाम दे दिया गया कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो भी फोर्स होगा, तो उसको हमने मान दिया कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में कोई तो भी फोर्स होता है, एक्चुअल में कोई तो भी फोर्स, एक्चुअल में कोई तो भी फोर्स होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाता है। एक्चुअल में कोई तो भी फोर्स होता है जो क्या बन जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाता है। एक्चुअल में ऐसा कोई तो भी फोर्स होता है जो क्या बन जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स की बला कोई है ही नहीं, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स जो नाम है इस प्रकार का कोई फोर्स है ही नहीं। आपने 11th क्लास में सेंट्री फोर्स के कुछ टाइप्स पढ़े होंगे और जितने भी फोर्सेस है उसमें से आपको कभी सेंट्रीपेटल फोर्स का नाम सुना ही नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रकार का कोई फोर्स ही नहीं होता। तो फिर सब जब अगर इस प्रकार का कोई फोर्स ही नहीं होता तो उस फोर्स का नाम क्या है, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब सर अब सोचोगे कि ये बात कैसे हो गई, एक तो पहले बात बोल रहे हो कि सेंट्रीपेटल फोर्स होता ही नहीं, फिर ये भी बात बता रहे हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जब अगर कोई चीज है ही नहीं तो वो किसी चीज को मोशन करा सके। तो अभी देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले तो ये फोर्स होता ही नहीं, इस प्रकार का कोई फोर्स होता ही नहीं। आप कितने भी फोर्स के टाइप्स पढ़ लो उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स कभी आने वाला नहीं है। तो हमको पहले पता है कि कोई फोर्स होता ही नहीं। अब दूसरी बात, एक्चुअल में कोई तो भी फोर्स होता है, एक्चुअल में कोई तो भी फोर्स होता है जिस फोर्स का क्या बन जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब उसी फोर्स को हम नाम दे देते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा कोई तो भी फोर्स होता है, एक ऐसा कोई तो भी एक नेट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स क्या बन जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो नेट फोर्स किसकी तरह बिहेव करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। तो अब इसका बिहेवियर भी है, हाँ सेंट्रीपेटल फोर्स का एक बिहेवियर भी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगाया गया फोर्स है उस ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर। वो नेट फोर्स का होता है टुवर्ड द सेंटर। अभी मैंने सेकंड लाइन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी प्रकार का तो कोई फोर्स होता है उस फोर्स का बिहेवियर होता है सेंट्रीपेटल फोर्स के जैसा, इसीलिए उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं
सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसका बिहेवियर क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई तो भी फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से वो मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स का नेट फोर्स अगर सेंटर के सर्कल की तरफ है तो उसी फोर्स को कहा जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। समझ में आया? नहीं आया तो अभी आ जाएगा, इसके एक दो एग्जांपल बता देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मानिए एक तो ये हाथ बना हुआ है और यहाँ पे किसी ने स्ट्रिंग रखा है, एक धग्गा है और उसपे कुछ तो भी मास ऑफ का पत्थर बांध दिया, और पत्थर बांधने के बाद इस तरीके से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। ये कोई डांस का स्टेप नहीं है, इस तरीके से ऐसे ऊपर में गोल गोल घुमा रहा है। तो अब क्या होगा, जब इसके ऊपर ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर कुछ तो भी एक प्रकार का फोर्स लगेगा जिसका नाम है टेंशन। क्या है ये? टेंशन। अब आप बोलोगे सर एक तो पहले बता के कि सेंट्रीपेटल फोर्स किसी प्रकार का फोर्स नहीं होता, वो एक टेंशन आ गया, ऊपर से एक टेंशन। तो बेटा जो आप कभी कभी लेते हो ना, ये वो वाला टेंशन नहीं है, ये स्ट्रिंग के ऊपर जो पैदा होता है टेंशन, जो एक प्रकार का फोर्स होता है। तो ये उस प्रकार उस फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो टेंशन होता है ना, ये टेंशन का अगर इस टेंशन की डायरेक्शन अगर इसके तरफ आ जाए, अब अगर मैं इस तरीके से ऐसा गोल गोल घुमा रहा हूँ, है ना, पत्थर को एक धक्के में बांध दिया और इस तरीके से ऐसा गोल गोल घुमा रहा हूं, तो जहां पे मैंने उसको पकड़ के रखा वो इस ऑब्जेक्ट के लिए जिसका कुछ तो भी मास है उसके लिए क्या हो जाएगा? सेंटर। और इसके चारों तरफ क्या करेगा? वो सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग पे फोर्स पैदा होगा जिसको मैंने टेंशन नाम दिया, तो इस टेंशन की अगर डायरेक्शन, अब फोर्स क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ में उसके डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो इसकी भी कुछ तो भी डायरेक्शन होगी। और इस टेंशन की अगर डायरेक्शन अगर टुवर्ड द सेंटर है, मतलब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, अगर ये बात ध्यान में रख लिए तो पूरा सेंट्रीपेटल फोर्स क्लियर हो जाता है। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो अगर इस टेंशन की अगर डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो वही टेंशन कौन सा फोर्स बन जाएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। और उसी फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बीच में होता है हमारा सन और उसके चारों ओर कौन घूमती है? अर्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा सन और उसके चारों ओर कौन घूमती है? अर्थ। हमको पता है कि अगर बीच में सन और उसके चारों ओर अगर अर्थ घूम रही है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। सन के चारों ओर जो अर्थ मोशन करते हो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। तो जब सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, हमको पता है कि सन भी अर्थ के ऊपर कुछ तो भी फोर्स अप्लाई करती है और अर्थ भी सन के ऊपर कुछ तो भी फोर्स अप्लाई करता है। अर्थ भी सन के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं और सन भी अर्थ के ऊपर कुछ तो भी फोर्स अप्लाई करता है। तो मतलब ये भी इसके ऊपर लगाती है फोर्स और अर्थ भी सन के ऊपर फोर्स लगाती है। तो इन दोनों का, लेकिन सन का मास ज्यादा होने की वजह से वो अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं? 2। तो इन दोनों फोर्स का ही कुछ तो भी नेट फोर्स निकलेगा। ये जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का जो एक नेट फोर्स निकलेगा, अगर उस नेट फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। अब अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा अभी। ध्यान, यहाँ पे बीच में सन और चारों ओर कौन घूम रही है? अर्थ। ठीक है, ये चारों ओर घूम रही है अर्थ। हमको पता है इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और सन भी अर्थ के ऊपर लगाते हैं, अर्थ भी सन के ऊपर लगाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। लेकिन सन जो होता है अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि सन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो दो फोर्स लगते हैं उसमें से नेट फोर्स जो निकलता है वो सन के साइड में निकलता है। मतलब अगर ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है तो मोशन कर रही है, मतलब एक प्रकार का सर्कल, और ये उसका सेंटर जो सन है। तो अगर इस फोर्स की दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा था उसका जो नेट फोर्स निकलेगा, उस नेट फोर्स की डायरेक्शन अगर इसके सेंटर की तरफ होती है, उस नेट फोर्स की डायरेक्शन अगर इसके सेंटर की तरफ होती है, तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका कुछ तो बीच नेट फोर्स निकला था और वो सन के तरफ जा रहा है, मतलब सर्कल के सेंटर की तरफ जा रहा है, तो वही ग्रेविटेशन फोर्स क्या बन जाएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। और इसी सेंट्रीपेटल फोर्स का यूज करके अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन। और क्या करती है? सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले जो बताया मैंने कि सेंट्रीपेटल फोर्स किसी प्रकार का फोर्स होता ही नहीं।
मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स होता है उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है उस फोर्स की अगर डायरेक्शन सर्कल के सेंटर के तरफ होती है तो वही फोर्स कहलाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये दिमाग से मेंटेलिटी हटा देना कि सेंट्रीपेटल फोर्स किसी प्रकार का फोर्स है, वो किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं होता, एक कोई तो भी दूसरा फोर्स होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे टेंशन बना था सेंट्रीपेटल फोर्स और यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स बना सेंट्रीपेटल फोर्स। बिल्कुल उसी तरीके से एक आधा और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो जैसे हमको पता है कि बीच में न्यूक्लियस, उसके चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन चार्जलेस और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इनके बीच का जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स इस ऑर्बिट के अंदर की तरफ आएगा, मतलब सर्कल के सेंटर की तरफ आएगा। तो यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। और इसी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। तो अब इतना क्लियर हो गया, हमको पता तो चल गया कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो किसी प्रकार का फोर्स नहीं होता, एक कोई तो भी दूसरा फोर्स होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, इसलिए उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। फिर वो फोर्स कोई भी हो सकता है, वो टेंशन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का फोर्स हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने एक जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वहां पे एक एग्जांपल दिया था, उसमें एग्जांपल अलोंग द कर्व्ड रोड वाला। तो जब कर्व्ड रोड से व्हीकल निकलता है तो टायर और उसके बीच में, रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है उस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, इसीलिए वो फ्रिक्शन फोर्स ही बन जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अभी सबसे पहले शायद किसी ने सोचा होगा कि नहीं ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, कहीं और से आया होगा, ये कहीं से आया हुआ नहीं है, किसी फोर्स का टाइप नहीं है, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो फोर्स होता है, बस कोई एक दूसरा फोर्स होता है जो क्या बन जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अभी हमको पता चल गया कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, सर्कल के सेंटर के तरफ। तो बिल्कुल उस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स which is directed toward the center of the circle, the force which is directed toward the center of the circle is called as centripetal force। तो जिस फोर्स की डायरेक्शन अगर सर्कल के सेंटर की तरफ होगी उसी फोर्स को कहा जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर यहाँ से आपको कुछ चीज नोट करने के लिए लगती है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे पढ़ते हैं। अब सेंट्रीपेटल फोर्स के बाद मैंने बताया था उसका एक कोई तो भी रिश्तेदार आता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो भी हमने सेंट्रीपेटल फोर्स देखे वो एक रियल फोर्स है, जब तक कि वो किसी के पास नहीं होगा तब तक के ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या में आता है, हमारे रियल फोर्स के टाइप में आता है। जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो हमारा एक रियल फोर्स होगा। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सबसे पहली बात देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये भी किसी प्रकार का फोर्स नहीं होता, बस हमारा देखने का नजरिया होना। जैसे जैसे अगर हम उसको ऑब्जर्व अलग अलग तरीके से करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमको फोर्स समझ में आता है। और बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन ये होता है कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगा है और सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ लगा है। तो वो बस हमारा देखने का जो नजरिया होता है उस हिसाब से कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है और कभी सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो या फिर सूडो फोर्स बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो या फिर सूडो फोर्स बोलो, एक ही बात है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सूडो फोर्स यानी इमेजिनरी फोर्स जिसको इमेजिन किया जाता है। ठीक है, जो रियल फोर्स नहीं होता वो रियल फोर्स में नहीं आता। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है हमारा वो रियल फोर्स में नहीं आता। सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो रियल फोर्स में आता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा सूडो फोर्स में आता है जो एक प्रकार का इमेजिनरी फोर्स है।
ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी क्या होता है। उससे पहले एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं मैं, वो सुनो। अभी जैसे मेले वगैरह में जाते हैं घूमने, वैसे ही 3 दोस्त गए थे। उसमें 3 दोस्त में था एक अमन, विकास और रोहित। ये तीनों लोग घूमने गए मेले में। तो मेले में घूमने जाने के लिए क्या हुआ, अमन, विकास और रोहित, अब इसमें से अमन थोड़ा सा डरपोक था, इसीलिए विकास और रोहित दोनों वो झूले पे झूलने के लिए चले गए। अब अमन को लग रहा था थोड़ा सा डर कि नहीं, झूले पे उसको बैठना पसंद नहीं था, इसलिए वो नहीं गया। झूले पे बैठने के लिए कौन गए, रोहित और विकास। अब जब ये दोनों झूले पे झूल रहे थे तो अमन उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था। तो वो भी कैसे झूले पे झूले, ऐसे एक बॉक्स रखे हुए थे जहाँ पे 2 से 3 लोगों की बैठने की सुविधा थी, और वो इस तरीके से ऐसा घूम रहे थे। तो जब अमन उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था, तो अमन बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था, तो जो विकास है वो उसको कौन सा मोशन करते हुए दिख रहा था, सर्कुलर मोशन। अमन को विकास कौन सा मोशन करते हुए दिख रहा था, सर्कुलर मोशन। लेकिन उसी के साथ बैठा हुआ जो वहां पे रोहित था, तो उसको क्या लग रहा था कि विकास कौन सा मोशन कर रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो उसके सामने रेस्ट पोजीशन में बैठा है। इसका मतलब उसके पास जो, अगर यहाँ पे जो एक बॉक्स बैठा हुआ है, यहाँ पे विकास है और यहाँ पे रोहित है, अमन जो इधर से उनको ऑब्जर्व कर रहा है और ये इस तरीके से ऐसा चारों ओर घूम रहा है। तो अमन के हिसाब से विकास कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। लेकिन रोहित के हिसाब से विकास कौन सा मोशन कर रहा है, कुछ भी नहीं, वो तो रेस्ट पोजीशन में। इसका मतलब रोहित के हिसाब से क्या हो रहा था कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, अगर विकास सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो इसके पास कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन अगर इसमें बात करें तो इसके अगर सेंट्रीपेटल फोर्स होता तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, मतलब इसके ऊपर एक कोई तो भी दूसरे प्रकार का भी फोर्स होगा जो बाहर की तरफ जा रहा है, जिसका अमाउंट से मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो इसको बाहर की तरफ ले जाना चाहता है, सेंट्रीपेटल फोर्स और बाहर की तरफ जाने वाला फोर्स जो बिल्कुल सेम अमाउंट में होंगे, बस डायरेक्शन अपोजिट में होगी, तो उसको हमने नाम दे दिया अभी सूडो फोर्स, जो हमको नहीं पता कौन सा फोर्स है, लेकिन वो एक इमेजिनरी फोर्स है, इसलिए उसको हमने नाम दे दिया सूडो फोर्स। ये दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे है, सेम, लेकिन डायरेक्शन इनकी कैसी है, अपोजिट। तो रोहित को ये इमेजिन हो रहा था कि इस विकास के ऊपर अंदर की तरफ जाने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स तो लग ही रहा होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसको बाहर की तरफ ले जाने के लिए भी कोई तो भी फोर्स होगा जो सेंट्रीपेटल फोर्स के अमाउंट में मैग्नीट्यूड में कैसा है, सेम, लेकिन डायरेक्शन में कैसा है, अपोजिट। तो जब अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स है 10 न्यूटन, सूडो फोर्स है 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो 10 न्यूटन से 10 न्यूटन हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि अगर एक बीच में कोई चीज रखी हुई है और इधर से भी उसको बिल्कुल सेम ताकत से खींचा जा रहा है और इधर से भी उसको बिल्कुल सेम ताकत से खींचा जा रहा है, तो कहीं पे जाने वाला है क्या, नहीं, बिल्कुल एक जगह पे खड़ा रहेगा। तो बिल्कुल वही फीलिंग किसको आ रही थी, रोहित को आ रही थी कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा, और जो भी फोर्स लग रहा होगा उसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, उसका नेट फोर्स आएगा 0, और वो नेट फोर्स 0 आने की वजह से ये कहां पे बैठा हुआ है, जगह पे बैठा है, नेट फोर्स 0 आएगा, मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, और जब अगर फोर्स 0 आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आएगा उसका 0, एक्सेलरेशन को उसको मिलेगा 0। लेकिन ये कौन सोच रहा था, सिर्फ रोहित। अमन को क्या लग रहा था कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ तो भी सेंट्रीपेटल फोर्स है, और जब उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स है इसीलिए वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन अब अमन की बात छोड़, रोहित की बात छोड़, एक्चुअली विकास को क्या फील हो रहा था कि जब अगर वो बैठा हुआ था तो उसको ऐसा लग रहा था कि सर्कुलर मोशन तो कर रहा हूं, लेकिन साथ में मेरे ऊपर एक ऐसा कोई तो भी फोर्स एक्ट हो रहा है जो मेरे को कहां ले जाना चाह रहा है, बाहर की तरफ। उसके जगह रह के खुद फील करो, जब अगर वो मेले में ऐसे बहुत प्रकार के झूले होते हैं, जब अगर आप किसी झूले में बैठते हो और अगर उस झूले में बैठने के बाद ऐसा कोशिश करो कि इस तरीके से गोल गोल वो घूम रहा है, तो आपकी हमारी बॉडी क्या होती है, बाहर की तरफ ले जाना चाहती है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और हमको पता है कि अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंट्रीपेटल फोर्स हमको क्या बताता है कि इसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर। तो फिर जो हमारी बॉडी बाहर की तरफ क्यों जाना चाहती है, हमारी बॉडी बाहर की तरफ क्यों जाना चाहती है, तो बाहर की तरफ इसीलिए जाती है क्योंकि उसके ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स एक्ट होता है, जिस इमेजिनरी फोर्स का नाम होता है सूडो फोर्स, या फिर उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा तो किसी प्रकार का फोर्स होता नहीं ना, बाहर से लगाया जाता है, लेकिन अगर उसको फील करना है तो एक ऐसी गोल में घूमने वाली चीजों पे
जैसा अगर फिर से एक एग्जांपल, यहाँ पे कोई तो भी मास है या इसको लड़का कोई घुमा रहा है। अब कंसीडर करो कि यहाँ पे आप बैठे हुए हो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा, जिसका मास इधर उधर से 10-12 ग्राम होगा, कपड़े कुपड़े पकड़ के जैसा भी अगर हमने मेजर किए तो जब अगर इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर हम घुमा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाने के बाद इसको क्या फील होगा कि मेरी बॉडी बाहर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर इसी को हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे रोहित बैठा ना होता और यहाँ पे सिर्फ विकास ही होता, और अगर यहाँ पे रोहित और अमन अगर विकास को दोनों उसको एक ऑब्जर्व करते तो इसको क्या दोनों को क्या लगता है कि ये कौन सा फोर्स कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है इसका मतलब इसके पास कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और अगर इसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स है तो इन दोनों को ये लग रहा है, लेकिन खुद अगर विकास क्या फील कर रहा है कि उसके ऊपर एक ऐसा कोई तो भी फोर्स एक्ट हो रहा है जो उसको कहां ले जाना चाहता है, बाहर की तरफ। तो वो इन दोनों को, रोहित को और अमन को समझ में कब आएगा कि इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स लग रहा है, कि जब वो अगर दोनों वहां पे जाके बैठेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इसको हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको लगता है कि इसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है जिसके वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन अगर हम वहां पे जाके बैठते हैं तब हमको फील होता है कि नहीं, सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं, हमारे ऊपर एक ऐसा कोई तो भी फोर्स एक्ट हो रहा है जो हमको बाहर की तरफ ले जाना चाहता है। बाहर की तरफ ले जाना चाहता है मतलब अगर ये सर्कल और यहाँ पे अगर कोई मोशन कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, और अगर उसकी डायरेक्शन उधर है इसका मतलब उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और सेंट्रीपेटल फोर्स को देखने का नजरिया चाहिए। अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे जाके उस रोटेटिंग फ्रेम में जाके बैठते हैं, ऑब्जर्वर जो हम ऑब्जर्व करने वाला है, ऑब्जर्वर जो होगा वो कहां पे जाएगा, रोटेटिंग फ्रेम में। मतलब जो मोशन कर रही है, घूमने वाली जो फ्रेम है, उस फ्रेम में अगर जाके बैठेगा तब उसको फील होगा कि नहीं भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी किसी फोर्स, कोई तो भी फोर्स है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में नहीं जाता, मतलब घूमने वाली फ्रेम में नहीं जाता, तो उसको ये कभी फील नहीं होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी किसी प्रकार का फोर्स होता है। ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कुछ तो भी होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर हम बात करें अभी जब अगर इसकी बात करें, फोर्स उसके ऊपर कोई भी लग रहा हो लेकिन अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पे आने वाला एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या लिखते हैं, ए सफिक्स Cp, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v²/r। अब उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट हो ही रहा है, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर उसके ऊपर एक्ट हो रहा है जो बॉडी को कहां ले जाना चाह रहा है, बाहर की तरफ, लेकिन अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमको ये भी पता है कि उसके पास कुछ तो भी सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। उस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से उसको कुछ तो भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिलेगा, जो क्या मिल रहा है, v²/r। और अगर इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले की बात करें तो हमको फॉर्मूला पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF, ठीक है, CF है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, सेंटर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, इसलिए साइन आ गया वहां पे माइनस का। और अगर माइनस का साइन आ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, m एज इट इज, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यानी v²/r, और इसी की जगह माइनस mr ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, हमको पता चल गया कि एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसकी सर्कल के सेंटर के बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होती है, उसी प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज का ये टॉपिक था हमारा, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। अगर आपको ऐसे कुछ नोट करने लायक लगता है तो कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये मैक्सिमम टाइम 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 मार्क्स के लिए लगभग 3-4 पॉइंट सफिशिएंट
होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए कुछ डिस्टिंग्विश पॉइंट। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन दोनों की, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इसके पहले ही बता चुका हूं मैं। क्या होंगे सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन? द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी? द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, यहां पे लिख सकता हूं अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। फिर अगर उसमें दूसरी बात करें तो जैसे अगर ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे सर्कल का सेंटर, इधर रेडियस, डायरेक्शन पोजीशन बताने वाले वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएंगे रेडियस वेक्टर। और अगर हम सेंट्रीपेटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन इधर और सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन इधर। इसका मतलब हम यहाँ पे बता सकते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स में द डायरेक्शन बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर आर अपोजिट। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं डायरेक्शन, और यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सेंटर, यहाँ पे रेडियस वेक्टर की भी डायरेक्शन उधर ही और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन भी उधर ही। तो वो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल कैसी है? सेम। तो हो जाएगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट में बिल्कुल वही, अगर ये सेंटर है, इधर रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन, इधर सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। और अपोजिट होने के बीच में इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि वो दोनों कैसे पैरेलल है। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें चौथा पॉइंट, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स और रेडियस वेक्टर ये कैसे एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस वेक्टर यहाँ पे एक दूसरे के साथ कैसे ये पैरेलल। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होता है मैं पहले बता चुका हूं, ये कौन सा फोर्स है? रियल फोर्स। इट इज रियल फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम छठवें पॉइंट की बात करें तो छठवें पॉइंट में इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, लगभग दोनों सेम ही आते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r या फिर mr⍵²। बिल्कुल उसी तरीके से -mv²/r और mr⍵²। ये माइनस साइन जब क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बीच की डायरेक्शन। बिल्कुल उसी तरीके से और एक पॉइंट लिखे, सातवां पॉइंट। तो सातवें पॉइंट में भी हम बता सकते हैं कि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी नहीं होता। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं फॉर सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन। जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी होता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी नहीं होता। तो यही थे हमारा आज के 2 टॉपिक जो हमने सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स बताया था। इसको हमको पता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए रिस्पांसिबल चीज कौन सी थी? सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं होता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में हम आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे।